हेलो स्टूडेंट्स, साइकोलॉजी क्लासेस जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था वो अब रेगुलर आने वाली हैं। आपको साइकोलॉजी से डर लगता है, साइकोलॉजी समझ नहीं आता है, साइकोलॉजी टफ लगता है, या आपको लगता है कि काश मैं इसे सिलेबस में पढूं ही ना और जो भी अदर टॉपिक है उनके आधार पर मैं पेपर क्लियर कर लूं। तो अगर आपकी मानसिकता भी कुछ इस प्रकार की है, साइकोलॉजी नहीं पढ़ना चाहते, डर लगता है, गंदी लगती है, तो एक बार प्लीज इन क्लासेस में रेगुलर बन के देखिए। आपको साइकोलॉजी समझ में आने लगेगी, साइकोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व भी होंगे और पेपर भी साइकोलॉजी के आधार पर आप क्रैक भी करेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि जो साइकोलॉजी है वो सभी टीचिंग एग्जाम्स का आधार है। चाहे आप कोई भी ग्रेड की एग्जाम दे लीजिए, सीटेट दे लीजिए, या फिर किसी भी अदर स्टेट की कोई भी टीचिंग एग्जाम्स दे लीजिए, सभी में साइकोलॉजी को एक अहम रोल के रूप में रखा गया है। क्योंकि जो साइकोलॉजी होता है वो आपके टीचर बनने के सफर में बेहद अहम रोल निभाता है कि आपकी मानसिकता को बदलता है, एक अध्यापक बनाता है आपको कि आप किस आधार पर बच्चों को समझें, उनकी मानसिकता को समझें और उन्हें पढ़ाने में आपकी जो भी ये टेक्निक्स हैं उनका उपयोग करते हुए आप बहुत अच्छे से बच्चों को टैकल करते हुए पढ़ा सकें। तो जो ये साइकोलॉजी है ये हमारे लिए बेहद उपयोगी है, लेकिन ये हमें समझ नहीं आती है, हमें इसे पढ़ना अजीब लगता है। ये अजीब इसलिए लगता है क्योंकि बड़े बड़े शब्द हैं, एक बहुत ही भारी भरकम शब्दों का यहाँ उपयोग किया जाता है जिन्हें पढ़कर हम सोचते हैं कि पता नहीं क्या है, हम इसे कैसे समझेंगे। तो आपके इन सभी डाउट्स को दूर करने के लिए हम यहाँ पर जो क्लासेस लाएंगे उसमें आपको ये समझाएंगे कि ये कोई नई चीज नहीं है, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। हर एक बात आपकी लाइफ से जुड़ी है। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपने सिलेबस देखा होगा। सिलेबस में आपने पाया कि पहली ही यूनिट क्या है, बाल विकास। रीट वालों की बात करें तो पहली ही यूनिट क्या है, बाल विकास, यानी बालक का विकास। ये किसके विकास की बात कर रहा है, आपके ही विकास की बात कर रहा है कि आप बचपन से अब तक और अब से बुढ़ापे तक किस प्रकार से विकास की दिशा को आगे की ओर ले जाते हैं, ये उसी का वर्णन था। नेक्स्ट यूनिट में आप पढ़ेंगे अधिगम। अधिगम जो होता है उसमें आप सीखने की बात करते हैं और ये जो सीखना होता है वो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक आपको ही करना होता है। तो जो ये शब्द हैं ये कुछ अलग नहीं है, ये साइकोलॉजी कुछ अलग नहीं है, ये आप ही से जुड़ी है। इसकी किसी भी यूनिट को उठा के देख लीजिए, ये आप ही का विकास है, आप ही का सीखना है, आप ही की अभिप्रेरणा है, आप ही का समायोजन है। तो क्यों ना इसे अपने ऊपर अप्लाई करते हुए इस प्रकार से समझ लें कि सबसे फेवरेट सब्जेक्ट ही यही बन जाए। तो आज से इन क्लासों की स्टार्टिंग हो रही है, आप यहाँ पर रेगुलर बने रहें और अपने हर एक डाउट को क्लियर करते हुए अपने हर एक टॉपिक को परफेक्टली याद करेंगे और यहीं पर क्लास में ही आपको सब कुछ याद होने वाला है। तो आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है अधिगम। अधिगम जो कि आपको सिलेबस में दिख गया होगा, ये आपकी यूनिट सेकंड है अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, और अगर किसी अदर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो भी वहां अधिगम बेहद यूजफुल रहता है और रीट वालों के लिए भी ये मेंस में भी उपयोगी है। तो अधिगम को आप बहुत बारीकी से समझें, हर एक डाउट को क्लियर करें। नाम सुना हमने अधिगम, अब शब्द में ही हमें डाउट आ गया कि भाई ये नाम ही बड़ा अटपटा है, इसे मैं पढ़ूंगा कैसे। ठीक है, तो हम इसके गए इंग्लिश पर। तो इंग्लिश में हमने देखा कि ये जो है इसे कहा जाता है लर्निंग। कि भाई लर्निंग जरूर सुना सुना सा लगता है कि भाई लर्न कर लो बच्चों, लर्न कर लो, हमें मैम ऐसा कुछ कहती थी। तो लर्निंग हमारा सुना हुआ शब्द है। फिर से हमने इस पे गौर किया तो हमें एक और शब्द मिला कि सीखना, कि अधिगम को हम सीखना कह सकते हैं। अब हमें लगा कि हाँ हम इसे जानते हैं। सीखना ये जो शब्द है ये हम बचपन से करते आ रहे हैं, जब हमारा जन्म हुआ था तब से लेकर और अब तक, और अब से लेकर हमारे मृत्यु पर्यंत तक हम सीखेंगे। अगर हमारा सीखना रुक गया तो हमारी जो लाइफ साइकिल है वो भी एक जड़ बन जाएगी। कैसे कि आपने देखा होगा कि आज आप जिस भी उम्र के पड़ाव पर हैं, अगर आप नई टेक्निक्स नहीं सीख रहे हैं तो आप जड़ हैं।
कैसे? आपको नहीं पता चलेगा कि आपके आसपास क्या चल रहा है, आपके इस दुनिया में क्या चल रहा है, लेकिन अगर आपने उन टेक्निक्स को सीखा, उन्हें जाना, तो आप भी इस दुनिया से जुड़े रहेंगे। आपको भी बहुत सी ऐसी बातों का ज्ञान होगा जो आने वाले भविष्य में आपके लिए उपयोगी होती है। तो इस प्रकार जो सीखना होता है वो जन्म से मृत्यु पर्यंत तक चलता है। ये आपने जब जन्म लिया था तब से लेकर ये आपके मृत्यु पर्यंत तक सीखने की जो क्रिया है वो होती रहेगी। ये हर एक व्यक्ति पर लागू होती है। आप इसे किसी बालक को एग्जाम्पल मान के भी समझ सकते हैं या हर एक बिंदु को अपने ऊपर भी अप्लाई करके समझ सकते हैं। क्लियर हो गया? ये अधिगम का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? सीखना, लर्निंग करना। और लर्निंग हम हमेशा करते हैं, हर जगह करते हैं। कि ऐसा नहीं कि हम लर्निंग का मतलब ये सोचें कि हाँ सीखना है इसका मतलब स्कूल चलो, स्कूल में हमें सिखाया जाएगा, ऐसा नहीं है। आपने जहाँ कहीं पर भी आप खड़े हैं, जहाँ कहीं पर भी आप होते हैं, वहीं पर आपकी लर्निंग स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर दो शब्द हमें मिले हैं कि ये क्या है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा शब्द हमें ये मिला है कि ये क्या है? सार्वभौमिक है, कि हर जगह सर्वत्र हमें सीखने को मिलता है। क्लियर हो गए डाउट्स? ये अधिगम इतना बड़ा शब्द नहीं है, उसका एक शुद्ध हिंदी शब्द भी है सीखना, जिसे हम बहुत अच्छे से जानते हैं। और ये क्रिया क्या है? जीवन पर्यंत चलती है, सार्वभौमिक होती है। हर जगह हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। कि आप कहीं गए, आपको कुछ बच्चे या कुछ लोग बात करते हुए दिखाई दिए या कुछ क्रिया करते हुए दिखाई दिए, आपने उन्हें देखा तो आपको लगा कि ये काम शायद मुझे नहीं आता, ये मैंने इनको एब्जॉर्ब किया, समझा, तो इस काम को मैं भी कर सकता हूँ। आपने सीख लिया, ना उनको बताया, ना किसी ने आपको फोर्स किया, लेकिन आपने उसे सीख लिया। तो सीखना क्या है? हर जगह होता है। तो ये डाउट्स हमारे क्लियर हो गए। अब इसको अगर एक डेफिनेशन वे में कहा जाए तो आप इसे क्या कहेंगे? तो हम इसे कहते हैं व्यवहार में परिवर्तन। अब यहां पर भी हमें डाउट है, कैसे? सीख रहे हैं हम, रोज नई बात सीख रहे हैं, हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है। कि जैसे हम पहले अपने आप को लेकर बिल्कुल सीरियस नहीं थे, पढ़ाई को लेकर बिल्कुल सीरियस नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे हमें पढ़ाई में इंटरेस्ट आने लगा, हम सीखने लगे, हमें अपने ऊपर भी गौर करने लगे, हमें रहन सहन में भी परिवर्तन आने लगा, हम बहुत कुछ बदल रहे हैं। मतलब लगातार हम सीखते हुए अपने इस व्यवहार में परिवर्तन कर रहे हैं। हमारे उठ बैठ का, चाल ढाल का, बोल चाल का हर एक काम बदल रहा है, परिवर्तन आ रहे हैं। हम किसी से कोई बात कह रहे हैं तो पहले गुस्सा करते थे, आज हम पोलाइटली वे में उससे कुछ भी कह लेते हैं। ठीक है? तो ये सब क्या है? परिवर्तन है। कैसे परिवर्तन है? व्यवहार में परिवर्तन। तो क्या ये अधिगम के लिए एक परफेक्ट डेफिनेशन है कि व्यवहार में परिवर्तन? व्यवहार में परिवर्तन तो हमें कैसे भी देखने को मिल सकते हैं। कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो क्षणिक आते हैं और फिर चले जाते हैं। जैसे आप बीमार हैं, ठीक है, कि आपको बुखार हुआ है, आज आप सो रहे हैं, आपको बिल्कुल भी कुछ करने का मन नहीं है, आप आलसी हो रहे हैं, आपको कुछ भी खाने का मन नहीं है, मतलब आप आज अलग ही व्यवहार में हैं। तो वो व्यवहार का परिवर्तन क्या वाकई में अधिगम है? साथ ही आप थके हुए हैं, आपको थकान है, तो क्या वो अधिगम है? कि आप थके हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बैठे हैं, तो आपके व्यवहार में परिवर्तन है, तो क्या वो अधिगम है? इस पर भी हमें बात करनी है। एक और शब्द आता है परिपक्वता, कि आप परिपक्व हैं, आपने बहुत से काम किए हैं, आप सब कुछ जानते हैं, आपने बहुत से बदलाव देखे हैं, ठीक है, लेकिन क्या वो परिपक्वता आपका अधिगम है? ठीक है। एक और शब्द हमारे पास आता है अनुभव। अनुभव, कि हम जब भी कोई काम करते हैं, जब भी हमारे साथ कुछ घटित होता है, उससे हमें कुछ ना कुछ अनुभव होता है, तो क्या वो अधिगम है? हम अभ्यास करते हैं, अभ्यास से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो क्या वो अधिगम है? साथ ही हमें कई चीजें सीखने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, तो क्या वो अधिगम है? तो ऐसे बहुत से बिंदु हैं हमारे सामने जो हमें ये डाउट क्लियर करवाएंगे कि व्यवहार में परिवर्तन तो इन सब की वजह से आ रहा है, लेकिन अधिगम कौन सा होता है? तो आपको केवल ये ध्यान रखना है, अनुभव द्वारा, अभ्यास द्वारा और प्रशिक्षण द्वारा
जब हम कुछ सीख रहे हैं तो वो हमारे अंदर क्या है, स्थायी परिवर्तन। और जब स्थायी परिवर्तन होता है तो वो ही क्या है, रियल में अधिगम है, सीखना है। यहाँ पर ये क्षणिक है, मतलब आज आप बीमार हैं, कल आप सही हो गए, आपकी जो व्यवहार में परिवर्तन था वो बदल जाएगा। थकान है वो आज है, कुछ देर बाद नहीं होगी या फिर कल नहीं होगी, तो ये भी बदल जाएगा। परिपक्वता, परिपक्वता के साथ जो अधिगम हो रहा है, जैसे आप बाल्यावस्था में कुछ अलग प्रकार के व्यवहार करते थे, किशोर अवस्था में आकर आप कुछ और व्यवहार कर रहे हैं, तो परिवर्तन आ रहा है, ये भी स्थायी नहीं है। मतलब ऐसा परिवर्तन जो कि क्या है, अस्थायी है, वो अधिगम की लिस्ट में नहीं आता है। याद रखिएगा, किससे हम अधिगम कहते हैं, जो कि स्थायी परिवर्तन लाता हो, स्थायी व्यवहार में परिवर्तन लाता हो, उसी को हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। तो यहाँ पर हम प्रॉपर डेफिनेशन लिखेंगे कि व्यवहार में स्थायी व वांछित परिवर्तन ही अधिगम है। क्लियर हो गया? तो ये जो डेफिनेशन है वो हमें ध्यान में रखनी है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है अधिगम क्या है, तो आपको बताना है कि व्यवहार में स्थायी व वांछित परिवर्तन ही क्या है, अधिगम है। स्थायी याद रखिएगा, अधिगम किस प्रकार का होता है, अधिगम स्थायी प्रकार का होता है। साथ ही अनुभव, अभ्यास और प्रशिक्षण, इन तीनों को आपको याद में रखना है कि इनके द्वारा जो परिवर्तन होते हैं वो कैसे होते हैं, स्थायी होते हैं। यहाँ पर कई शब्द हमें मिले हैं, इन शब्दों को फिर से एक बार देख लीजिए। सीखना, जीवन पर्यंत, सार्वभौमिक, व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव, अभ्यास, प्रशिक्षण, ये सभी शब्द, ये जो डेफिनेशन है, ये वो काम है जब आप डेफिनेशन याद करेंगे तो आपको ये यूज आएंगी। ये सभी शब्द आपको फिर से उपयोगी होने वाले हैं, किसमें, जब आप डेफिनेशंस को समझेंगे। आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स इसी दबाव में रहते हैं कि इतनी परिभाषाएं हमें याद कैसे होगी। एक बात बताइए, आपको परिभाषा 30 क्वेश्चन अटेंड करोगे आप साइकोलॉजी के, कितनी मिल जाएंगी, 2, ठीक है। हमारी बुक्स में कितनी भरी हुई है, एक टॉपिक के ऊपर कम से कम 10 भरी है, 5 भरी है, ठीक है। लेकिन क्या हम सबको याद रख सकते हैं, नहीं रख सकते। पहला काम तो हमें क्या करना है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को छांटना है। कैसे छांटेंगे, पुराने पेपर्स की मदद से। मैं भी छांटूंगी, आपको वही बताऊंगी, लेकिन आप भी ये काम जरूर किया करें। हम सारी डेफिनेशन याद नहीं रख सकते, पहला काम हमें पुराने पेपर्स के आधार पर क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है उन्हें छांटना है। क्लियर हो गया? दूसरा, हमें डेफिनेशन को याद नहीं रखना है, उन्हें केवल कनेक्ट करके रखना है कि ये जो शब्द है ये कौन से सेंटेंस के अकॉर्डिंग जुड़ रहे हैं, वही क्या है, उसके डेफिनेशन करता है। इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप उन्हें याद रखें। अभी मैं बताऊंगी आपको किस प्रकार से रखना है, तो वही आपको करना होता है। साथ ही जब भी किसी टॉपिक का इंट्रोडक्शन दिया जाता है या बहुत से वर्ड्स मिलते हैं, वही वर्ड घुमा फिरा कर उन डेफिनेशंस में होते हैं, होंगे ही, बाकायदा होंगे, क्योंकि अधिगम की डेफिनेशन देनी है। यही बात उन लोगों को कहनी है, लेकिन सबके कहने का अलग अलग तरीका होता है। जैसे कोई घटना हो गई तो उसे आप अलग तरीके से कहेंगे, आपके साथ वाला अलग तरीके से कहेगा, और कोई अदर उसे अलग तरीके से कहेगा, लेकिन बात तो वही रहेगी। तो उसे ही क्या कहते हैं, हम परिभाषाएं कहते हैं। बात वही है, लेकिन कहने का तरीका अलग अलग होता है। तो आपको केवल उन तरीकों को कोरिलेट करना है। क्लियर हो गया? तो अब तक आपका एक इंट्रोडक्शन पॉइंट क्लियर है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, अधिगम क्या है? तो व्यवहार में स्थायी व वांछित परिवर्तन ही क्या है, अधिगम है। किसके द्वारा होता है स्थायी परिवर्तन? अनुभव द्वारा, अभ्यास द्वारा और प्रशिक्षण द्वारा। अब हम जानेंगे डेफिनेशंस, वो भी इंपॉर्टेंट और ट्रिक के साथ। डेफिनेशंस आपकी बुक में भरी पड़ी हैं एक एक टॉपिक को लेकर, लेकिन हम केवल उन्हीं डेफिनेशंस को पढ़ेंगे जो पुराने पेपर्स में पूछी गई हैं और आपके लिए यूजफुल होंगी। यहाँ पर मैंने कुछ डेफिनेशंस को लिखा है, जिसमें पहली है वुडवर्थ की, दूसरी है क्रॉयन क्रो की, गेट्स व अन्य की व स्किनर की। आपको इन्हें समझना है और इन्हें कोरिलेट करके याद रखना है। जैसे वुडवर्थ कहते हैं नवीन ज्ञान व नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया।
सीखना, सीखने से हम क्या करते हैं, कुछ नया सीखते हैं, नया सीख करके उसके प्रति कुछ क्रियाएं करते हैं, वही क्या है, हमारा व्यवहार में परिवर्तन, मतलब सीखना और अधिगम। तो इसी बात को इन्होंने क्या है, लिखा है। अब आप इसे इतनी बड़ी लैंग्वेज को याद रखें, इससे अच्छा है आप इसे कोरिलेट कर लें। जैसे वुडवर्थ, साइंटिस्ट के नाम में दो व हैं, नवीन ज्ञान व नवीन प्रतिक्रिया, यहाँ पर भी दो व हैं, नवीन में भी व, फिर से नवीन में व। तो आप इसे कोरिलेट कर सकते हैं कि वुडवर्थ ने कौन सी डेफिनेशन दी है, नवीन ज्ञान व नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया। याद हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। नेक्स्ट आता है क्रो एंड क्रू, आदतों, ज्ञान, अभिवृत्तियों का अर्जन। सीखते हैं तो हम अर्जित करते हैं, क्लियर है। तो अब ये किसकी डेफिनेशन है, हमारे अधिगम की, जिसमें हम कई आदतों को सीखते हैं, कई ज्ञान को सीखते हैं, अभिवृत्तियों का अर्जन करते हैं, एटीट्यूड्स का अर्जन करते हैं। ये डेफिनेशन किसने दी है, क्रो एंड क्रो ने। यहाँ पर आदत, जो क्रो को देखिए, आप इसे कुछ अलग वे में समझिए। क्रो, जो क्रो होता है उसकी कुछ आदतें होती हैं, ठीक है, उसमें ज्ञान नहीं होता है, वो बहुत सारे अभिवृत्तियां करता है, ठीक है। तो हम इससे ये जान सकते हैं कि एक क्रो ने इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं की थी, इसका अर्जन उसने किया था, तो ये किसने दी है, क्रो एंड क्रो ने दी है। इसी प्रकार से नेक्स्ट आती है गेट्स व अन्य की। इसकी परिभाषा पे गौर कीजिएगा, अनुभव व प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। अभी हमने डिस्कस किया था कि अनुभव द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा व अभ्यास के द्वारा जो हम सीखते हैं वही क्या है, स्थायी परिवर्तन, और वही क्या है, अधिगम। तो गेट्स ने यही बात कही है। तो अगर आप एक डेफिनेशन को बहुत अच्छे से याद रखते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो जाती है। गेट्स व अन्य, अन्य से अनुभव को याद रखें, दोनों में क्या है, अ है। प्रशिक्षण में और गेट्स में देखिए आधे आधे शब्द जुड़े हैं, इसीलिए ये डेफिनेशन किसने दी है, गेट्स से अन्य ने। आप इसे और तरीके से भी याद रख सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अदर शब्द जोड़ने से अच्छा है जो भी शब्द हमारे सामने हो उन्हीं को हम कोरिलेट करके ध्यान में रखें, समझ के रखें, तो हमें अच्छे से याद हो जाता है। स्किनर कहते हैं व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रकृति, कि आप अगर बहुत ज्यादा अपने अंदर परिवर्तन लाएं, उनको हम सामंजस्य बिठाएं, उनके अंदर तालमेल बिठाएं, तो वो हमें बहुत लंबे समय तक याद रहते हैं, हमारे अंदर स्थायी होते हैं, ठीक है। तो स्किनर से आप क्या याद रख सकते, यहाँ स्किनर से आप क्या याद रख सकते हैं, उत्तरोत्तर सामंजस्य, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे से कोरिलेट हो रहे हैं। आपको बड़ी बड़ी डेफिनेशंस को याद रखने से अच्छा है कि आप इन्हें कोरिलेट करें, बार बार एक दो बार इन्हें पढ़ें, तो ये आपको समझ में आने लगेंगी। और इतनी ज़्यादा हमें नहीं पढ़नी है, जैसे मैंने सेलेक्टिव 4 बताई हैं, इन पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अधिकतर क्वेश्चन क्रो एंड क्रो पर और गेट्स व अन्य पर पूछे गए हैं। तो आप इन 4 डेफिनेशंस को याद रखें, अपने अकॉर्डिंग इन्हें रिलेट करके पढ़ें, ज़्यादा बर्डन आपको यहाँ नहीं लेना है। तो अधिगम की डेफिनेशन हमारी क्लियर है, ये आपको 4 डेफिनेशंस ध्यान में रखनी है। आप इन्हें, इनमें से कोई भी अगर पूछी जाती है तो आप इस तरीके से बता सकते हैं। अब तक हमने ये जान लिया है कि अधिगम क्या है, ठीक है, साथ ही साथ उसकी डेफिनेशंस हमें कौन कौन सी देखनी है, किस प्रकार से समझनी है। अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक, अधिगम के सोपान, जिसे कहा जाता है स्टेप्स ऑफ लर्निंग। स्टूडेंट्स, ये हमें समझना जरूरी है क्योंकि ये आप ही रोज अपनी लाइफ में फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हमें स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में जानकारी नहीं है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर ज्यादातर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये होता क्या है, हमें अधिगम करना है, मतलब सीखना है। सीखने की कुछ स्टेप्स होती हैं, कुछ जो पायदान होते हैं वो हमें यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। पहला पायदान होता है आवश्यकता। आवश्यकता, साथ ही क्या है, अभिप्रेरणा, और इसी के साथ है यहाँ पर प्रेरक। अब देखिए कि अगर हम कुछ सीखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास आवश्यकता का होना जरूरी है। अभी मैं आपसे कहूं कि आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए तो आप कहेंगे मैं क्यों पढूं, मुझे क्यों करना है पढ़ाई, मैं तो ऐसे ही सही हूँ, आराम कर रहा हूँ, फोन चला रहा हूँ, आराम से रिलैक्स मूड में
बैठा हूँ। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये आपकी ज़रूरत है, अगर आज आपने पढ़ाई नहीं की तो आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा तो आपकी जो लाइफ स्ट्रगल है वो बढ़ जाएगा, आपको अर्निंग नहीं होगी, तो आप सडनली संभलेंगे और कहेंगे कि हाँ, ये मेरी ज़रूरत है, मुझे ये काम करना ही होगा। तो किसी भी काम को सीखने के लिए उसके लिए आवश्यकता का होना ज़रूरी है। फिर जब आवश्यकता है तो हमारे अंदर एक और पॉइंट होना चाहिए, अभिप्रेरणा, कि हमें मोटिवेट होना भी ज़रूरी है कि आवश्यकता हो गई, अब उसके लिए हम पूरी तरह से मोटिवेट हो जाएं, उस पॉइंट को समझें कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर लूँगा। आपको हर तरीके से क्या मिले, उसके प्रति बल मिले कि हाँ, तू कर सकता है, तू कर लेगा। तो आप क्या है, उसके प्रति तत्पर हैं, उसे करने के लिए तैयार हैं। साथ ही प्रेरक, आपको कोई ना कोई उसे प्रेरित करने के लिए रहे, तभी आप उस कार्य को कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बनता है कि अधिगम कब प्रारंभ होता है, अधिगम का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो आपका जवाब होना चाहिए आवश्यकता, कि बिना आवश्यकता के हम कभी भी कुछ नहीं सीखते हैं। जब आपके 4 ऑप्शन में आपको आवश्यकता दिख जाए तो राइट आपको किसे करना है, आवश्यकता को। लेकिन वहां आवश्यकता ना होकर अगर अभिप्रेरणा है तो आप अभिप्रेरणा को भी टिक मार्क कर सकते हैं, पहला पायदान यही है। और फिर अगर ये दोनों ऑप्शन भी नहीं है तो आपको किसे टिक मार्क करना है, प्रेरक को। समझ गए होंगे कि पहला क्वेश्चन क्या बनता है, अधिक्रम कहाँ से प्रारंभ होता है, आवश्यकता से प्रारंभ होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम पेपर के अकॉर्डिंग इस बात को समझें और आवश्यकता वहां नहीं है तो आप अभिप्रेरणा को भी सही कर सकते हैं, और अभिप्रेरणा भी नहीं है तो आप प्रेरक को सही कर सकते हैं। पहली प्रायोरिटी किसकी है, आवश्यकता की, फिर अभिप्रेरणा की और फिर प्रेरक की। वैसे ये टॉपिक अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पर इन्हें आपको एक साथ ही समझना होगा। दूसरा पायदान यहाँ पर आता है कि अब जब आवश्यकता हो गई, हमने जान लिया कि हाँ, मुझे सीखना जरूरी है, मुझे सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब आप उसके लिए क्या करोगे, आप उसके लिए लक्ष्य बनाओगे, लक्ष्य बनाओगे, उद्देश्य बनाओगे। अब इन दोनों में क्या फर्क है, जो लक्ष्य होता है वो क्या है, एक बड़ा रूप है, विस्तृत रूप है। जैसे आपने सोचा कि मुझे रीट क्लियर करनी है, मुझे 3rd ग्रेड एग्जाम देनी है, मुझे उसे क्लियर करना है, मुझे उसमें टॉप करना है, मुझे उसमें रैंक लानी है, तो वो क्या है, आपका लक्ष्य है। जब आप लक्ष्य डिसाइड कर लेते हैं, आप उसे पाने के लिए जो भी संभव कोशिशें करते हैं, जैसे कि आपने एक उद्देश्य बनाया कि मैं कल से पढ़ना स्टार्ट करूंगा, मेरे ये सारे टॉपिक्स मैं कल क्लियर कर लूंगा, साथ ही मुझे इस टॉपिक में इतने नंबर लाने हैं, तो वो क्या है, आपका उद्देश्य है। कि एक बड़ा रूप तो क्या है, लक्ष्य है, और इस लक्ष्य को पाने के लिए जो आप छोटे छोटे पॉइंट्स बनाते हैं, स्टेप बनाते हैं, वही क्या है, आपके उद्देश्य हैं, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स हो गए कि पहले आपके पास क्या आएगी, आवश्यकता, और आवश्यकता कंप्लीट होने पर आपके पास क्या आएगा, लक्ष्य। और लक्ष्य बनाने, जब आपको आवश्यकता हो गई, आप सीखने के लिए तैयार हो गए, तो आप क्या बनाएंगे, लक्ष्य। तीसरा पॉइंट आपके पास होता है कि लक्ष्य बन गया, उद्देश्य भी बनने लग गए, तो अब क्या आने लग जाएंगी, बाधाएं। उन्हें दूर करने के लिए आपको होना पड़ेगा तत्पर। देखिए, जब हम किसी लक्ष्य को बना लेते हैं, या तो हम भी विचलित होने लग जाते हैं, हमारा मन नहीं करता है उसे करने का, या फिर परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं, कभी फैमिली साथ नहीं देती है, ऐसे बहुत से रीजंस आते हैं जिनसे बाधाएं उत्पन्न होती हैं, और उन्हें दूर करने के लिए हमें क्या होना पड़ता है, तत्पर होना पड़ता है। उन्हें दूर करते हुए, हर एक प्रॉब्लम का सामना करते हुए हम हमारे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। तो हम क्या है, हमारे लक्ष्य के प्रति तत्पर। चौथा पायदान आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, चौथी स्टेप आपको यहाँ देखने को मिलेगी कि जब आप पूरी तरह से तत्पर हो गए, तो अब नेक्स्ट काम आपको क्या करना है, अधिगम की नेक्स्ट जो इसमें स्टेप आएगी वो क्या है, अधिगम की स्थिति या फिर वातावरण, अधिगम की स्थिति और वातावरण। कि अब जब आप बाधाएं दूर कर चुके हो, हर संभव कोशिश कर चुके हो, तो अब आप पढ़ोगे, ठीक है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे, अपने सीखने की प्रोसेस में आगे बढ़ोगे। तो अब अधिगम की स्थिति मतलब आप कहाँ पर अधिगम ग्रहण कर रहे हो, आसपास का माहौल कैसा है, वो भी आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मान लिया आप जहाँ पर अधिगम करते हैं, जहाँ पर आप पढ़ाई करते हैं,
पढ़ाई से रिलेट करके समझें इसे कि आप जहाँ कहीं पढ़ाई करते हैं वहाँ पर अच्छा वातावरण नहीं है तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, और एक अच्छा कंफर्टेबल वातावरण आपको मिल गया, स्थिति आपको मिल गई, तो आप बहुत अच्छे से अपना अधिगम क्लियर कर पाएंगे। इसी का नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट हमारा आता है अनुक्रिया, कि 5th पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है अनुक्रिया, कि जब आपको अधिगम की स्थिति मिल चुकी है अब आप उसके लिए क्या करोगे, अनुक्रियाएं करोगे, मतलब बहुत सी क्रियाएं करते हुए उस जो सीखने की प्रक्रिया है उसमें आप आगे बढ़ोगे, उसे सीखोगे। 6 पॉइंट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है कि अनुक्रिया हमारी होने लग गई, तो अब आप उन्हें अपनी परिस्थितियों के आधार पर समायोजित करोगे। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है समायोजन, कि अब हमें जो भी हमारी परिस्थितियां हैं, जैसे भी हमारे हालात हैं, उनके साथ उसे समायोजित करते हुए हमें सीखने की क्रिया को आगे बढ़ाना होता है। और 7वां पॉइंट रहता है कि जो हमने सीख लिया उसकी वजह से हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है, और जब व्यवहार में परिवर्तन आता है तो क्या वो अधिगम कंप्लीट हो गया? नहीं, हमारे पास जो भी परिवर्तन है वो जब तक स्थायी नहीं हो जाता, उसका स्थायीकरण नहीं हो जाता, वो कंप्लीट नहीं माना जा सकता। तो ये 8 सोपान है, 8 स्टेप ऑफ लर्निंग है जो आपको ध्यान में रखने हैं, हर एक बिंदु आपके लिए यूजफुल है। अब ये देखते हैं, अब ये जानेंगे कि इन पर क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि अधिगम के सोपान यानी स्टेप ऑफ लर्निंग कहाँ से प्रारंभ होता है, तो आप बता देंगे आवश्यकता से। अगर ऑप्शन में आवश्यकता नहीं है तो आप अभिप्रेरणा बताएं, अभिप्रेरणा नहीं है तो आप उसे प्रेरक बताएं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि निम्न में से कौन सा बिंदु सोपान से रिलेटेड नहीं है। तो इन 8 में से आपको कोई भी 3 दे दिए जाएंगे और 1 नहीं दिया जाएगा, तो आपको उसे बताना है कि ये नहीं है, ये बाकी सभी वहां पर हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से आपको इनका क्रम ध्यान में रखना है, इन्हें समझना है, और समझने के लिए एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर आप ही से रिलेटेड देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने सोचा कि मेरी आगे की लाइफ क्या होगी, मुझे अपनी जिंदगी में करना क्या है, तो आपके मन में आया कि मुझे 3rd ग्रेड का एग्जाम देना चाहिए, मुझे इसे क्लियर करना चाहिए, जिससे मेरी गवर्नमेंट नौकरी लग जाएगी, साथ ही साथ मुझे अर्निंग होगी, मेरी लाइफ बहुत आसानी से बीतने वाली है। तो ये सब आपने क्यों सोचा? क्योंकि ये आपकी आवश्यकता है लाइफ को अच्छा बनाने के लिए। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या आया है? आवश्यकता। आवश्यकता क्या है? सरकारी नौकरी पाना। तो आपने पहला काम कर लिया कि हाँ, मुझे रीट एग्जाम क्लियर करना है, उससे मैं 3rd ग्रेड टीचर बन जाऊंगा, यही मेरी आवश्यकता है। अब आपने दूसरा काम यहाँ पर क्या किया है? आपने अपना गोल डिसाइड किया है कि हाँ, मुझे रीट एग्जाम क्लियर करना है, मुझे इसमें अच्छी रैंक लानी है, इसके लिए मैं हर संभव कोशिश करूंगा। फिर आप उसके लिए पर डे कुछ ना कुछ उद्देश्य बनाते हैं कि आज मैं इस टॉपिक को क्लियर करूंगा, इसके क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, इसका रिवीजन करूंगा, हर संभव तरीके से इस टारगेट को कंप्लीट करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचूंगा। उस समय जब आपने इतना सब कुछ सोचा कि हाँ भाई मुझे 3rd ग्रेड देनी चाहिए, इसके लिए मुझे इस प्रकार का लक्ष्य बनाना चाहिए, मैंने बड़ा सा चार्ट अपने रूम में लगा भी दिया है, ठीक है, कि मैं रीट क्लियर करूंगा, अच्छी रैंक लेके आऊंगा। अब बाधाएं आ गई, फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है कि नहीं भाई तू इसकी तैयारी मत कर, तो कुछ और कर ले, ठीक है। साथ ही साथ बहुत सारी प्रॉब्लम है, बुक कैसे लाऊं, कोचिंग ज्वाइन कैसे करूं, ऑनलाइन कोर्स कैसे लूं, मतलब हर तरीके से आप बाधाओं युक्त हो गए, परिस्थितियां साथ नहीं दे रही हैं, आपकी हालत सही नहीं, आप बीमार हो, मतलब कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी बाधाएं आपके सामने आ चुकी हैं। अब आप क्या हो, नहीं मुझे मेरा लक्ष्य पाना है, वो मेरी आवश्यकता है, मुझे तत्पर होना पड़ेगा। आप सबको मनाते हैं, कहीं ना कहीं से कोचिंग का, बुक्स का जुगाड़ करते हैं, ठीक है, और पढ़ने के लिए तत्पर हो गए, बहुत अच्छे से आपने सारी व्यवस्था कर ली, ठीक है, आपके 3 पॉइंट क्लियर हो गए। अब आ गए चौथा कि चलो सब कुछ हो गया, पढ़ूं कहाँ। पढ़ने के लिए आपने जैसे तैसे एक रूम की व्यवस्था की, रूम जितना स्वस्थ था, मतलब रूम जितना अच्छे से आपको मिला, आपका पढ़ने का उतना ही मन किया। आपने एक अच्छी टेबल सजाई, चारों तरफ से अपने आप को चार्ट वगैरह से अपने रूम को डेकोरेट किया। आपके साथ अगर आपका रूममेट पढ़ता है तो वो भी पढ़ने वाला है, बहुत अच्छी बात है। मतलब आपने हर तरीके से सुविधाएं युक्त एक रूम तैयार किया।
जिसमें रीड की सारी बुक्स हैं, पढ़ने के लिए टेबल चेयर है और अच्छा वातावरण है, स्वच्छ रूम आपने ढूंढा है। ठीक है, आप पूरी तरह से सुविधा युक्त एक रूम की व्यवस्था कर पाए, मतलब आपने अधिगम की स्थिति वातावरण बहुत अच्छे से तैयार कर लिया। इसके बाद आप क्या करेंगे, अनुक्रियाएं। कि भाई अब एक ही काम बचा है, पढ़ने का। अब मैं अपनी टेबल चेयर पे बैठा हूँ, अपनी बुक्स वगैरह मेरे पास हैं, अब मैं बहुत अच्छे से इन टॉपिक्स को पढ़ूंगा, क्लियर करूंगा, अपने सिलेबस को कंप्लीट करूंगा और धीरे धीरे करते हुए रिवीजन प्रैक्टिस के साथ अपने एग्जाम को क्लियर करूंगा। अनुक्रियाएं भी होने लग गई। अब सब कुछ समायोजित करना है। पढ़ते पढ़ते इतने सारे टॉपिक्स हो गए, सबको समायोजित किया, बीच बीच में परिस्थितियां भी खराब आई, उनको भी मैंने समायोजित किया, मैंने अपने लक्ष्य से अपने आप को नहीं भटकाया। इन सभी को करते हुए मैं समायोजित होता गया, मेरे व्यवहार में परिवर्तन आया। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, मुझे चीजें याद होने लगी, मुझे अपने आप पर विश्वास होने लगा, मुझे पुनर्बलन मिलने लगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट हो गया कि नहीं मैं इस बार कर लूंगा। इस तरीके से व्यवहार परिवर्तित हुआ। लेकिन अभी भी मुझे बहुत कुछ अपने अंदर बदलना है। जो मैंने पढ़ा है उसे बार बार रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करनी है, उसे स्थायी करना है। आने वाले भविष्य में मैं एग्जाम तो क्रैक करूंगा ही, उसका उपयोग करते हुए कई स्टूडेंट्स को बताऊंगा कि मैंने कैसे पढ़ा, मैं उन्हें पढ़ाऊंगा, मैं उन्हें हर तरीके की सुविधा दूंगा जो मेरे पास नहीं थी। तो ये क्या है, आप में एक नॉलेज का स्थायीकरण, आप में एक परिपक्वता, आप में एक ऐसा अधिगम जिसका आप बहुत लंबे समय तक उपयोग कर सकते हैं। तो ये सभी क्या है, अधिगम के सोपान हैं, आपको इन्हें आना चाहिए। ये आप अपनी डेली लाइफ में हमेशा करते हैं, लेकिन ये कर्म वाइज होते हैं, ये बात आपको पता नहीं थी। बस आपको ये कर्म ध्यान में रखना है, इन्हें ध्यान में रखना है और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं ये ध्यान में रखना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको अब तक के पॉइंट समझ में आए होंगे। कल हम लाएंगे इससे नेक्स्ट क्लास। आप इन क्लासेस में रेगुलर रहिए, आपका रीड का सिलेबस